88, 89, 90 के करीब काफ़ी बड़ा वक़्त निकाला था, तो उसी के लेवल्स के काफ़ी करीब आ चुका है। तो यहाँ पे अगर शायद अगर प्रॉफ़िट बुकिंग अगर ना आए, तो फिर ये स्टॉक लगातार बढ़ते हुए 110, 115 के करीब भी जा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बाय किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा पोजिशनल व्यू रखें और करंट लेवल से जो भी करेक्शन आए, उसमें भी बाय किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। 110, 112 के लेवल से छू सकता है। चलिए, विनाइल केमिकल्स इस हफ्ते मेरे ख्याल से 3 दिन पहले प्रदीप जी का पंड्या का फंडा स्टॉक था, तब मेरे ख्याल से 62 या 58 रुपए प्राइस था और उसके बाद लगातार 3 दिन से आप इसमें तेजी आते हुए देख रहे हैं। 2 स्टॉक्स में डिस्कस करना चाहूंगा। ल्यूपिन पर ऑलरेडी हमारे पास एक बाय कॉल है, लेकिन दिन की उच्चतम लेवल पर आपको चंदन तपड़िया साहब सिप्ला चलता हुआ दिखेगा 3.3% ऊपर 636.90 के पास ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या राय आपकी सिप्ला पर? मेरे हिसाब से जो जिनको बीटीएसटी लेना है, इंट्राडे के लिए लेना है या 2-4 दिन के लिए लेना है, सबको यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आज इस काउंटर ने लगभग 20% का ओपन इंटरेस्ट बनाया है और वीकली चार्ट में क्लासिकल पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, यानी कि पहले एक बड़ा मूवमेंट और फिर 5 वीक का कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट हुआ है। परफेक्ट बुलिश कैंडल विथ 11% मूव के साथ में 5 दिन से हाई राइज हार्ड लोज बन रहा है, तो काफी अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए बन रहा है। अभी 635 636 के आसपास का प्राइस है। 618 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 670 तक के टारगेट आज और या फिर आने वाले कुछ घंटों में यानी कि ट्यूसडे तक बन जाने चाहिए। चलिए, ये राय आपको सिप्ला पर मिल रही है। लगभग 580 रुपए से हम लोग इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं और आज बहुत ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट के साथ आप इसमें भी एक शानदार ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। सिप्ला और ल्यूपिन, अगर आप फार्मा में कुछ करना चाहते हो लॉन्ग साइड पर, तो मेरे ख्याल से ये सबसे 2 मजबूत स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लॉन्ग साइड पर ध्यान देना चाहिए। वापस आते हैं एक स्टॉक पर, BASF, जो नीरज जी का पिक था सुबह सुबह अपना कल का खिलाड़ी आज में, उन्होंने कल दिया था। यहां पर आपको एक शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, जरा BASF का स्टॉप दिखाइए स्क्रीन पर। दिन के उच्चतम लेवल 1043 के आसपास आपको ये चलता हुआ दिखेगा। हल्का सा आपको एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, चार्ट्स पर BASF की क्या राय है आपकी? जी हाँ, BASF को देखिए तो काफी अच्छा सेटअप कल बन के आज फॉलोअप है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो कंसोलिडेटिव बैंड है उसके लोअर लेवल से टर्न हो रहा है। वीकली स्केल पे हैमर फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ पे मैकेनिकल इंडिकेटर में बाय बन रहा है और वॉल्यूम भी पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पे स्पाइक होने लगा है। तो 1025 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और सपोर्ट की वजह से ये लगभग 1080-82 तक का लेवल छूना चाहिए। एक 1080-1082 के लेवल आपको दिखाई देंगे। BASF स्टॉक पे हमारी नजर कल भी थी और आप देखिए ये एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस लगातार दिखा रहा है। केमिकल स्टॉक्स पे इनफैक्ट हमने एक अच्छा खरीदारी का मूड देखा है और उसका फायदा साफ तौर पे इस एक काउंटर पे भी बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरी नजर इस समय जिस स्टॉक पे है शैल जी, सबसे पहले वो है TVS श्री चक्रा, क्योंकि ये जो कल आशीष ने चुना था, कल की तो तेजी थी लेकिन आज की तेजी और भी जबरदस्त है। मुझे लगता है आज का 20% का सर्किट आखिरी घंटे का आखिरी सौदा में जो आने वाला है वो यहीं पे आएगा, क्योंकि 13% ऊपर ही आ चुका है। वॉल्यूम अगर आप देखिए करीबन 3-4 दिन का वॉल्यूम आपको एक दिन में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ये कम लिक्विडिटी वाला स्टॉक है, लेकिन कल का ट्रैक्शन और आज का फॉलोअप ये बता रहा है कि यहां पर 20% आज लगता हुआ जरूर नजर आएगा। और इसकी वजह है, देखिए ये कहां से गिरा है। 4000 रुपए वाला स्टॉक है, माफ कीजिएगा 4400 वाला, आज आपको करीब 1/4 रेट पे मिल रहा है और तेजी बस शुरू हुई है। और अगर आप बिल्कुल शुरुआत में एंट्री लेते हैं, देखिए कल एक बार हमने हल्की सी ग्रीन कैंडल देखी, आज अब आपको अच्छे वॉल्यूम दिखेंगे। मार्च से लेकर के जब से इसने बेस बनाया था तब से आज तक किसी भी दिन आपने ऐसे वॉल्यूम नहीं देखे जो कल और आज में देखने को मिले। यानी अभी तो एक्यूमुलेशन शुरू हुआ है, दौड़ लगनी शुरू हुई है। तो फिलहाल तो 20% जाएगा, लेकिन इसके टारगेट कहां दिख रहे हैं श्रीकांत जी, जरा देखकर बताइए इमीडिएट तौर पे, क्योंकि दूसरा ही दिन है, इस लेवल पे भी 15-16% ऊपर भी मुझे तो लगता है कि लेना बनता है। देख सकते हैं। और प्रदीप जी, इसका रीजन ये भी है कि जितने भी ऑटोमेशन और ऑटो एंसिलरी स्टॉक है उन सभी में वॉल्यूम्स बढ़ के आ रहे हैं और उनके जो वॉल्यूम्स है वो पिछले 50 दिन या 50 हफ्ते उन सभी के लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि किसी का काफी बड़ा इंटरेस्ट ये पूरे सेक्टर में आ रहा है। और जैसे आपने ये स्टॉक को चूज किया है, टीवीएस ग्रुप का अगर स्टॉक है, और मुझे लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बाद अगर कोई अगर अच्छा स्टॉक अगर टायर इंडस्ट्री में अगर आंखें बंद करके अगर लेना है
तो मुझे लगता है कि वो टीवीएस श्री चक्र है। टेक्निकली इसने काफ़ी अच्छा वक़्त निकाला है 1150 और 950 के दरमियान, और अभी उस लेवल के बाहर आ चुका है। तो करंट लेवल से अगर मैं पुल बैक रैली भी अगर इसमें कंसीडर करता हूँ, तो वो रैली आ सकती है अप टू 1500 से लेकर 1550 के लेवल्स तक। और जो पिछला फॉल था उसका जो एक कंसोलिडेशन हुआ था, वो हुआ था 1500 लेवल्स के ऊपर ही। तो 1500 के लेवल्स का रीटेस्टिंग हो सकता है, और मुझे लगता है ये आज के दिन में ये 20% का कैंडिडेट बिल्कुल हो सकता है। करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें इन्वेस्टमेंट बेसिस पे या पोजिशनल बेसिस पे, और टारगेट्स 1500 के रखें। चलिए, ये 3 स्टॉक्स आपके जहन में होने चाहिए, और ये तीनों आपको सीएनबीसी आवाज़ पर या तो पिछले 2 दिन में पता चले हैं, या फिलहाल पिछले 15 मिनट पर आपको इनमें तेज़ी और पकड़ते हुए दिखिए। टीवीएस श्री चक्र आपके सामने है। BASF पर नज़र डालिए, यहाँ पर और इंट्राडे हाइज आपको लगते हुए दिखेंगे। और तीसरा इंडिया सीमेंट्स अब आपके सामने 134 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6%, 6-6.25% की तेज़ी आपको आती हुई दिखेगी इंडिया सीमेंट्स पर। इन 3 स्टॉक्स पर नज़र रखिए, और साथ ही साथ अब आप देखिए सिप्ला में क्या शानदार आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। 640 के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 638.50। तो यहाँ पर आप पिछले 3-1 मिनट में 2-3 रुपये जुड़ते हुए देख रहे हैं, और ये उम्मीद कीजिए कि अगले 45 मिनट में जब बाजार बंद होगा तो आपको यहाँ पर एक शानदार 52 हफ्ते की फ्रेश हाई लगती हुई दिखेगी। कैश में जो वॉल्यूम्स हैं वो लगभग 81 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई सिप्ला के स्टॉक पे, जहां पे आप जबरदस्त तेजी आते हुए देख रहे हैं, और वॉल्यूम देख लीजिएगा 81 लाख शेयर्स पर अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो फार्मा, सीमेंट, रिटेल, ये कुछ बेहद हॉट थीम्स आप कह सकते हैं जो इस समय आपको बाजार में देखने को मिल रही है। तो यहां पर आपके लिए एक तेजी का ट्रेड साफ तौर पे बनता हुआ इस समय नजर आ रहा है। हमारे साथ अनिल सिंघवी साहब जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर साहब बता रहे हैं श्री दिग्विजय सीमेंट के प्रमुख हैं, और हम कह सकते हैं कि सीमेंट क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन सिंघवी साहब का है उससे हम सभी वाकिफ हैं, उसके लिए कोई परिचय देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंघवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि माहौल भले ही निराशा का हो, लेकिन ये सीमेंट सेक्टर एक है जहां पे निवेशक बेहद बढ़ चढ़ के एक्यूमुलेशन करने में लगे हैं, चाहे वो छोटे निवेशक हों या बड़े HNIs हों। क्या दिख रहा है ऐसा लोगों को? देखिए, जो एक कोविड की सिचुएशन है उसमें अब पहले जो काफी चीजों में एक सेफ्टी के लिए मार्केट जाता था, चाहे FMCG ले लीजिए और कुछ सेक्टर ले लीजिए, वो एक सेफ्टी सेक्टर माने जाते थे। तो आज के जो दौरान जो हालात हैं जिसको देखते हुए, तो सेफ्टी सेक्टर्स मेरे हिसाब से आज IT, फार्मा और उसमें एक जुड़ के निकल आ रहा है सीमेंट, बिकॉज एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी की बेसिक रिक्वायरमेंट है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। तो बाकी सब सेक्टर्स के कंपैरिजन में सीमेंट इज लुकिंग टू बी मच सेफर बैट, बिकॉज सीमेंट कंजम्पशन भले ही कितनी भी मुश्किलें हों और कितनी भी विपदाएं हो, सीमेंट कंजम्पशन चालू रहता है। तो मुझे लगता है बाजार का रुख एक सीमेंट की तरफ जो है वो ठीक है, बिकॉज इट्स अ राइट कॉल, इट्स अ वेरी बेसिक कमोडिटी। आई ऑफन से कि दुनिया भर में पानी के बाद में कोई चीज़ अगर कंज्यूम होती है तो वो सीमेंट है। अगर आप जिस कंपनी को आज मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं श्री दिग्विजय सीमेंट में, वहाँ की अगर चर्चा करें तो बताइए किस हिसाब से आपको आगे आने वाले समय में कोई एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा हो, क्योंकि फिलहाल जो समस्या है हमारे देश में वो डिमांड की है और सीमेंट स्पेस में वैसे ही ठीक ठाक कैपेसिटी है। क्या श्री दिग्विजय सीमेंट में आप किसी तरीके का एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन पे एक्सपेंशन प्लान की बात करना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले तो इस साल का जो प्रोडक्शन है और जो डिमांड है उसी को देख के काम करना होगा। मुझे लगता है कि जो हमारी लास्ट टाइम की जो डिस्पैच थी ऑलमोस्ट अबाउट 1 मिलियन टन, अगर हम वही डिस्पैच इस साल कर पाए, चूंकि हम बहुत छोटे पैमाने पे काम करते हैं तो हमारे लिए शायद ये मुमकिन होगा, तो वही एक बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, बिकॉज एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग ए नेगेटिव ग्रोथ इन सीमेंट। लोग 10% की नेगेटिव ग्रोथ की बात करें, तो अगर हम वही ग्रोथ पे, अगर उसी ग्रोथ पे हम ग्रो करें दिस ईयर, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। बट 21-22 के बाद में डेफिनेटली ग्रोथ प्लान्स रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करेगी और सीमेंट ग्रो करती है 7-8% के हिसाब से, तो उसी हिसाब से दिग्विजय भी ग्रोथ पार्टिसिपेट करेगा। जी, सिंघवी साहब, आप बहुत पैनी नज़र रखते हैं पूरी इकोनॉमी पर भी।
बहुत सारे फेरबदल हुए, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की तरफ से पैकेज आया, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैकेज तो नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ओवरऑल डिमांड को देखते हुए एक अमाउंट अनाउंस किया, और आज आरबीआई की तरफ से एक और 40 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया है। ओवरऑल आपको इकोनॉमी में कब स्टेबिलिटी आती हुई दिखती है? क्या इस साल या अगले साल पहले क्वार्टर? देखिए, ये एक विचित्र समय है जिसमें कोई प्रेडिक्शन करना शायद इतना पॉसिबल नहीं होगा, पर चूंकि आपने एक सवाल पूछा तो मैं उसका उत्तर उतना संक्षेप में देना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन, ये दो इकोनॉमी के इतने बड़े पहलू हैं जिनके ऊपर दोनों, एक तो बहुत बड़ा हमारा जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा ये इकोनॉमी को रिवाइव करने में हमेशा मदद करते रहे। आप किसी समय पे देख लीजिए, जब भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पे और सर्विसेज सेक्टर पे मुश्किल आई है, इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर विच हैज बीन द रिडीमिंग फीचर, बिकॉज 65% लोग हमारे इससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर हमारा मानसून ठीक है और उसके चलते अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ठीक होता है, इस साल भी ऑलमोस्ट 300 मिलियन टन का हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन का है, और वही अगर हमारा अगले साल का रहता है, और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर सरकार थोड़ा सा भी काम करे और जो लेबर बाहर चली गई है, माइग्रेंट लेबर, वो वापस आ जाए, तो मुझे लगता है अक्टूबर क्वार्टर से हमारे हालात काफी ठीक हो सकते हैं, एंड फ्रॉम ए विशियस साइकिल विल कम इनटू अ वर्चुअस साइकिल। वो इस इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा काम होता है। हम एक बड़ी इकोनॉमी है, पर इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है कि हम एकदम 10% से ठप हो जाएं या बिल्कुल बाहर निकल के 5-6 क्वार्टर के लिए नहीं आ सकें। तो मुझे लगता है 2 क्वार्टर काफी खराब रहेंगे, अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर तक। पर उसके बाद से अगर एग्रीकल्चर ठीक होता है और मानसून के, आज आईएमडी की प्रोडिक्शन है कि मानसून ठीक रहेगा, उसके चलते मुझे लगता है अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर काफी ठीक रहना चाहिए। वैसे भी हमारे हिसाब से कंजम्पशन स्टोरी के हिसाब से भी अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर इंडिया के लिए हमेशा एक बेहतरीन क्वार्टर रहा है। तो मेरा हिसाब से पहले 6 महीने काफी मुश्किल से निकलेंगे, और जो कंपनियों के पास में डेट नहीं है, जो कंपनियां डेट फ्री हैं, दे विल बी एबल टू टेक ह्यूज एडवांटेज ऑफ द मार्केट पोजीशन एंड कंसोलिडेशन, दोनों काम होंगे इसके लिए। तो मुझे लगता है एक शायद अपॉर्चुनिटी भी सामने खड़ी होगी कंपनियों के लिए जिनके पास में कैश है और लेवरेजिंग बहुत कम है। सिंघवी साहब, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी से जो हमने बात की है पिछले दिनों में, उनका कहना था कि काफी सारे प्रोजेक्ट लॉकडाउन के दूसरे या तीसरे चरण से ही काम करना शुरू हो गया वहां पे, क्योंकि बिल्कुल शहरों के अंदर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी पर बाहर वो काम कर पा रहे थे। कुछ नए ऑर्डर्स भी इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिलीज किए हैं हाल के दिनों में। आपके अपनी इंटेलिजेंस, आपके अपने क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं? क्या काम वाकई शुरू हो रहा है? इंफ्रा सेक्टर में ऑफटेक शुरू हो चुका है सीमेंट का? देखिए, पंप प्राइमिंग तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे ले लो या स्टेट लेवल पे ले लो या सेंट्रल पे ले लो। मैं एक और दूसरी कंपनी से जुड़ा हूँ, मैं कहना नहीं चाहूंगा उनका नाम, पर मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन का जो क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफी पहले 3-4 हफ्ते पहले चालू हो चुका है, और आज के दिन पे तो काफी स्पीड में है, बिकॉज प्री मानसून की जो प्रिपेयरनेस होती है हर प्रोजेक्ट के लिए कि प्री मानसून के ऊपर काम करके फिर मानसून के लिए काम किया जाए, तो उसकी काफी हद तक शुरुआत हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अगले 4-5-6 हफ्तों में आप देखेंगे कि इकोनॉमी का काफी रंग रूप चेंज होगा। जैसे जैसे हमारे सेक्टर्स खुलते जाएंगे वैसे वैसे हमें लगेगा कि इकोनॉमी वापस अपनी रेल पे, रोड पे आती जा रही है। हम पिछले 5-6 हफ्तों से काफी सहमे हुए और काफी दबे हुए रहे थे, क्योंकि महामारी बहुत ही विचित्र थी और सबका इसने ख्याल उसी में चला गया। पर जैसे अब ये थोड़ा बहुत फ्लैटनिंग कब होता जाएगा अगले 2-3 हफ्तों में, उसके हिसाब से इकोनॉमी वापस अपने रेल पर आती रहेगी। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक ऐसा मुद्दा है कि आपको मानसून के पहले बहुत काम करना पड़ता है, और वो काम के लिए मुझे लगता है माइग्रेंट लेबर जो चली गई है वो भी काफी हद तक अगले 2-3 हफ्तों में वापस आनी चालू होगी। तो मैं उतना पेसिमिस्टिक नहीं हूँ जितना काफी लोग इसके कि एक बार माइग्रेटिंग लेबर चला गया वापस नहीं आता है। नहीं, वापस आते हैं। हर आदमी को अपनी मजदूरी, हर आदमी को अपनी मेहनत के लिए और पैसों के लिए काम करना होता है, उसके लिए वापस आता है। वो घर पे बैठ के नहीं रह सकता बहुत लंबे वक्त के लिए। जी, सिंघवी साहब, मेरा प्रश्न माइग्रेंट लेबर पर ही था, लेकिन उसका आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप बाजार के भी बहुत लंबे समय से पारखी हैं, हर तरीके की परेशानी आप देख ही रहे हैं। ब्रॉडर पिक्चर बताइए नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए जो फिलहाल बाजार में हैं या वो एंटर करना चाहते हैं। सिर्फ पोर्टफोलियो एलोकेशन पर अगर आप अपनी राय व्यक्त करें, कितना गोल्ड, कितना फिक्स्ड इनकम और कितना इक्विटी? देखिए, इक्विटी ग्रोथ का इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड सेफ्टी का इन्वेस्टमेंट है, और डेट जो है वो
के बीच का है। तो अगर आप तीनों चीजें देखें, और काफी हद तक हर आदमी का खुद का एक डीएनए होता है, अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल सेफ्टी में है तो गोल्ड बहुत अच्छा होगा, और सेफ्टी से चलते हुए कुछ अगर लगे कि नहीं थोड़ा फिक्स इनकम भी होनी चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट्स और बहुत AAA कंपनीज के जो बहुत अच्छी कंपनीज हों उनके डेट हो सकते हैं। एंड इक्विटी इज फॉर द ग्रोथ। मुझे लगता है जो कंपनियों के पास में कैश है, जो कंपनियों के पास में लेवरेजिंग नहीं है, वो कंपनियां बहुत हद तक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएंगी, क्योंकि वो उनको मार्केट शेयर मिलेगा। उनको एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है कैपेसिटी की, उनको मार्केट शेयर के जो अगले 3, 4, 5 महीनों में जो मार्केट शेयर मिलेगा वो एक बेहतरीन काम होगा। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को वो कंपनियां देखनी चाहिए जिनके पास में लेवरेजिंग बहुत कम हो, जो कंज्यूमर हो, B2C बिजनेस में लगी हुई हो, उनके पास में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा बेहतरीन मौका होगा री रेटिंग करने का। और दूसरा हो सकता है फार्मा कंपनीज का और IT कंपनीज का, जो कि आप देख रहे हैं रुपया काफी हद तक डॉलर के अगेंस्ट में डेप्रिशिएट हुआ है, ऑलमोस्ट 10% कॉस्ट एडवांटेज आया है। तो मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल एंड IT सेक्टर दूसरे 2 सेक्टर हो सकते हैं जो काफी हद तक अच्छे करें। जी सिंघवी साहब, हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात कर दिमाग के बहुत खिड़कियां खुलती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे आने वाले समय में और बेहतरीन राय देंगे इन्वेस्टर्स को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाजार पर वापस नज़र डालते हैं। 72 अंक नीचे आपके सामने निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 9034 पर। निफ्टी बैंक पर अब आप 500 पॉइंट का कट आते हुए देख रहे हैं। 17223 के आसपास ये इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज का दिन का लो था 17135। मेरे ख्याल से 3 बज चुके हैं। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़बरदस्त उनको एक कॉल आता है बाजार में आखिर आधे घंटे में। बताइए श्रीकांत जी, क्या कॉल आप लेंगे अगले आधे घंटे के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे में और भी अच्छी तेज़ी हमें फार्मा सेक्टर और सीमेंट स्टॉक्स में मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक लेना है तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट पे हमें फोकस करना है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन बना है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। तकरीबन 3620-3630 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 3800 के लेवल्स के काफ़ी नज़दीक जा सकता है। तो 3580 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट को बाय करके चले 3800 रुपये के टारगेट के लिए। 3800 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी की सलाह मिल रही है। चलिए सीमेंट स्टॉक पर आपके लिए तेजी का कॉल अंबुजा के बाद अब अल्ट्राटेक पर भी आता हुआ। श्री दिग्विजय को आप अभी मूव होते हुए देख ही रहे थे। स्टॉक में अच्छी तेजी देखी गई। टीवीएस श्री चक्रा बाय द वे मैं आपको बता दूं सर्किट पे लग चुका है। अच्छी खरीदारी स्पेंसर रिटेल में देखने को मिली है, जो निगेटिव से पॉजिटिव जोन में और 4% ऊपर अब आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो एक के बाद एक वो सारे स्टॉक्स जिन पर हम नजर डाल रहे हैं वो बहुत तगड़ी रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नज़र हम डालते हैं यूफ्लेक्स पे। ये स्टॉक जिसकी मैंने सुबह बात की थी, आज का ये फंडा स्टॉक था। श्रीकांत जी जरा यूफ्लेक्स का चार्ट देखिएगा। हालांकि आज बाजार का मूड बहुत ही खराब रहा है, थोड़ा सा दायरे में घूमता हुआ नजर आया, लेकिन हफ्ते के हाईज पे बंद हो रहा है। और जो वॉल्यूम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आज के दिन, वो मैंने पिछले काफ़ी वक्त से नहीं देखे। आज सुबह थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत थी, हमने आपको जो टारगेट दिखाया वो थोड़े से गड़बड़ थे, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन 205 से 210 के इमीडिएट टारगेट और तकरीबन 240 के पोजीशनल टारगेट की बात हमने यहाँ पे की थी सुबह। ये चार्ट जरा देखिएगा, क्या कॉल देते हैं आप श्रीकांत जी इस पे? आप बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे फॉर्मेशंस है और काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल बना है। मुझे भी लगता है कि इसमें लगातार तेज़ी बनेगी आने वाले दिनों में, और 250 से लेकर 260 इस दौरान इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है इसे बाय करके ही चले, और मुझे लगता है काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स में अच्छा बाइंग बन रहा है मार्केट में। बट साथ ही साथ जो मार्केट का फॉर्मेशन है वो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन अभी तक बना हुआ है। तो प्रदीप जी, मुझे लगता है कि ये इन सभी स्टॉक्स में हमें बाय करने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट व्यू अगर रखें तो दर्शकों के लिए वो थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, आई विश कि सारे स्टॉक एक ही तरफ चलते हैं, ऐसा होता नहीं है। निफ्टी अपनी चाल चल रहा है, बाजार अपनी चाल चल रहा है, और हम देखिए एक के बाद एक आपको स्टॉक्स दिखा रहे हैं।
हमने पिछले हफ्ते विनाइल केमिकल पकड़ा, आशीष ने कल टीवीएस श्रीचक्रा पकड़ा, कल हमने ABFRL पे नजर डाली। ये सारे स्टॉक्स है जो हम बॉटम बनते हुए देख रहे हैं और वो अपनी चाल चल रहे हैं, क्योंकि सारा मार्केट एक साथ कभी बेस नहीं बनाता। तो आपको यहाँ पे ढेरों मौके लगातार मिलते हुए नजर आएंगे। चलिए फिर से नजर डालते हैं इस समय बाजार पे और कहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए 9000 के नीचे थे हम शुरुआत में जब हमने बात शुरू की थी, अब 9040 पे निफ्टी आ गया है। तो जो हमारा अंदाजा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी आज लोस तोड़ेंगे नहीं, बैंक निफ्टी भी अब आपको 17250 के करीब दिख रहा है। तो 17100 150 वो लेवल हमने तोड़ा नहीं, निचले स्तरों पे संभल रहे हैं। 3 दिन के वीकेंड में केवल तेजी की पोजीशन ले जाने वाले को रिस्क नहीं है, मंदी वाले को भी रिस्क है। अगर आप FNO में पोजीशन लेके जा रहे हैं, कैश पे आप अच्छे स्टॉक में डिलीवरी लेके जाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जो भी हो। तो ये ट्रेड साफ तौर पे बाजार में फिलहाल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जिन पे इस बीच हमने मूवमेंट आती हुई देखी है। छोटे छोटे और मिड कैप स्टॉक्स में काफी हलचल बढ़ती हुई नजर आई है। ऑयल से जुड़े हुए शेयरों पे नजर डालिए। आप HOEC देखिए, आप CMEC देखिए, आप सिलान देखिए, इन सभी में तेजी बन रही है और इसकी वजह यह है कि क्रूड में मजबूती बननी शुरू हुई है। CMEC खास तौर पे, जिसका नाम एक वक्त साउथ ईस्ट एशिया मरीन हुआ करता था। अगर श्रीकांत आप CMEC के चार्ट देख पाए, क्या कॉल देंगे? प्रदीप जी, CMEC ये वही स्टॉक है ना जो 290 या 300 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, 298 के करीब है ये, 298। जी जी जी, यस बिल्कुल। देखिए यहाँ पे भी वैसे काफी अच्छा एक रिबाउंड आया है और मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम बेस्ड रिवर्सल फॉर्मेशन जो होता है किसी स्टॉक के लिए, वो इसमें बना हुआ है। 200 के करीब जब ये स्टॉक था तो इसमें काफी बड़े वॉल्यूम से और एक काफी अच्छी एक रिवर्सल कैंडल बनी थी। उसके बाद लगातार साइडवेज जाने के बाद आज वापस मुझे लगता है कि ये लोअर बाउंड्री से अपर बाउंड्री के करीब जा सकता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। करंट लेवल से मुझे लगता है इसे बाय किया जा सकता है। 298 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। 280 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 330 या 335 के करीब आके सेटल हो सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है CMEC पर, जो ऑयल स्पेस में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई सेक्टर आपको चहकता हुआ दिखेगा पिछले 3-1 दिन से, वो है सिगरेट मेकर्स। हम लोगों ने लगभग 5 या 6 दिन की रैली ITC पर पनपती हुई देखी है। 190 के ऊपर ITC आपको आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, ज़रा ITC को अगर आप स्क्रीन पे लेके आएँ तो वहाँ पर आप देखिए बहुत ज़बरदस्त आपको मूवमेंट जो आज आता हुआ दिखा, उसमें से हल्की सी मुनाफा वसूली है। लेकिन इसके साथ साथ 2 और स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, ज़रा अब दिखाइए गॉडफ्रे फिलिप्स का चार्ट। यहाँ पर आप 20 रुपये की तेज़ी देख रहे हैं और स्टॉक 2% ऊपर है। साथ ही साथ दिखाइए VST इंडस्ट्रीज, जहां पर आपने शानदार गैप अप ओपनिंग देखी थी बहुत ही अच्छे नतीजों के बाद। हम सब लोग जानते हैं सिगरेट सेल्स आपको किसी भी तरीके से कम होती हुई नहीं दिखेंगी, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कोविड हो। ये देखिए यहाँ पर भी आपको जो शुरुआती तेजी है वो लगभग 1/3 बरकरार है। लेकिन अब राय लेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स पर। हमारे साथ जुड़े हुए मानस जायसवाल साहब। मानस जी, बताइए क्या राय रखते हैं आप गॉडफ्रे पर? देखिए, कुछ साइन दिखे हैं रिवर्सल के पिछले 3 दिनों में गॉडफ्रे फिलिप पे, और जिस तरह आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है इंट्राडे चार्ट पे, आई थिंक 965 के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बाउंस बैक है, जो रिकवरी है, ये शायद कंटिन्यू रहेगी और करीब 1050 तक के लेवल्स पॉसिबल है आने वाले समय में। तो 70-80 रुपए का अपमूव बिल्कुल देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें यहाँ पर और अपने स्टॉप लॉसेस 945 के नीचे लगाएं। अच्छा, ये राय आपको गॉडफ्रे फिलिप्स पर मिल रही है। साथ ही साथ सीमेंट स्पेस में जो सबसे बड़ा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, श्री सीमेंट, वो भी आपको चलता हुआ दिखेगा। लगातार पिछले 15-1 मिनट से इसमें आपको हाइज लगते हुए दिख रहे हैं और अब 3% ऊपर है 19,870।